एस्थेटिक इज़ द मेजर एडवांटेज। उसके बाद हमारे पास कंजर्वेटिव इन टूथ स्ट्रक्चर कि हमें बहुत कम रिमूव करना पड़ता है और लेस कम्प्लेक्स है। जब हम टूथ प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के स्टेप्स जो हैं वो ईजी हैं। इंसुलेशन होती है इसके अंदर क्योंकि थर्मोकंडक्टिविटी इसकी लो है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। देन उसके बाद रिटेंशन अच्छी है, माइक्रो लीकेज कम है, स्टेनिंग कम है, स्ट्रेंथ अच्छी है, एंड देन देयर इज़ रिपेयरेबल। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास गैप फॉर्मेशन है हमारे पास, क्योंकि वो जो रूट और जो कॉम्पोजिट है उसके दरमियान में जब एक बॉन्ड थोड़ा सा नहीं सही बनेगा या श्रिंकेज होगी तो वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू टाइप का दरमियान कॉस्टली क्योंकि उसके अंदर एक इचिंग एंड देन पॉलिशिंग एंड देन कॉन्टैक्ट रेशो कॉन्टैक्ट हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टेक्निक सेंसिटिव है क्योंकि आपको आइसोलेशन करनी पड़ती है, देन प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। ग्रेटर ऑक्लूजल वेयर है क्योंकि आपके पास वेयर रेजिस्टेंस इसकी कम है। देन उसके बाद लोअर थर्मल ऑफ ये जो हाई कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है उसकी वजह से मार्जिनल पर्कुलेशन हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। क्लिनिकल टेक्निक्स में जो है वो एक तो ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। लोकल एनेस्थीसिया में आपको जब आप प्रोफाउंड एनेस्थीसिया यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वजह से अनइंटरप्टेड आपके पास प्रोसीजर होगा और सेलिब्रेशन वगैरह कम होगी, जिससे बेहतर बॉन्ड अच्छा बनेगा कॉम्पोजिट का। तो यू हैव टू प्रिपेयर द ऑपरेटिंग साइट, उसको आप स्लरी या पमाइज या फिर किसी भी चीज़ से कोई भी पेलिकल या कोई भी प्लाक या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें आप उसको रिमूव करें। देन उसके बाद आप उसके ऊपर फर्दर अपनी मटेरियल अप्लाई करें और उसके बाद आपको ये पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करनी जिनमें फ्लेवरिंग एजेंट ग्लिसरीन वगैरह हैं, क्योंकि ये कंटामिनेंट्स हैं और ये कन्फ्लिक्ट करते हैं टू द एसिड इचिंग टेक्निक। शेड सिलेक्शन में आपको प्रॉपर मैचिंग का कलर चाहिए। डिहाइड्रेटिंग होने के बाद से कलर की जो ट्रांसलुएंसी हो जाती है उसमें चेंजेस आते हैं, येलो, ग्रे, ऑरेंज के साथ आपको शेड्स मिलते हैं। फ्लोरोसिस और टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग इन सब की वजह से भी टूथ के कलर को अफेक्ट पड़ता है। सो इनकी जोन्स में वाई, एक्स एंड डब्ल्यू। सो वाई इज़ सर्वाइकल, एक्स इज़ द मिडल एंड डब्ल्यू इज़ द इनेबल। तो ये इनके अंदर आपने जो है वो चेक करके इस तरह से लेना है कि मेरे इनेबल में कौन सा शेड मुझे चाहिए ब्राइट, अदर मिडल में थोड़ा सा ये, और सर्वाइकल का ऑलवेज डार्क कलर होता है। सो ये चीज़ों का हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनेबल और डेंटिन के शेड्स और ट्रांसलूसेंट और ओपेक शेड इस तरह के शेड्स अवेलेबल होते हैं। इनेबल के शेड्स जो है वो ट्रांसलूसेंट होते हैं और जो इन्हें जो इंसाइजर एजेस के हैं जैसे कि वो भी ट्रांसलूसेंट है। गुड लाइटनिंग आपको चाहिए, कोई विंडोज़ अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप कलर को चेक करने के लिए सीलिंग लाइट्स या ऑपरेटिंग लाइट्स को यूज़ करें। उसके बाद आपको इट शुड बी मूव्ड अवे टू डिक्रीज द इंटेंसिटी अलाइंग द इफेक्ट ऑफ द शेडोज टू बी सीन, कि अच्छे से उसको देखना है आपने, उसका शेडो देखना है। देन द सर्वाइकल एरिया द टूथ इज डार्कर देन द इंसाइजल एरिया। उसके बाद 30 सेकेंड्स तक आपने जो है वो कलर अप्रॉक्सीमेशन चेक करनी है। ऑरेंज येलो ये प्रोडोमिनेंट कलर्स हैं। हैंड मिरर के थ्रू पेशेंट चेक करेगा और पेशेंट्स के चार्ट में आपने उसको कलर को ऐड कर देना है। इफ़ ब्लीचिंग या वाइटनिंग है तो आपने वो भी करनी है किसी भी रेस्टोरेशन को प्लेस करने से पहले। डायरेक्टली कैन बी प्लेस्ड ऑन दी टूथ चेक करने के लिए, ठीक है। आइसोलेशन में रबर डैम और कॉटन वूल के थ्रू आइसोलेशन करें और कंटामिनेशन अवॉइड करें। रबर डैम ज़्यादा अच्छा है क्योंकि टूथ प्रिपरेशन जब होती है उसके दौरान बीजल डिस्टल साइड पे जो है वो आप वेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। क्लास 5 में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो वेज आपने इंसर्ट कर देना है जिंजिवल इम्प्रेशन में। इट डिप्रेसेस इंटरप्रॉक्सिमल सॉफ्ट टिश्यू एंड देन शील्ड्स द डैम एंड सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग दी ऑपरेटिव प्रोसीजर। और थर्ड पे प्रोड्यूसेस सेपरेशन ऑफ द टूथ टू हेल्प, क्योंकि जब वो सेपरेट होगा एक टूथ तो अच्छे से मैट्रिसेस और सबकी चीज़ थिकनेस वगैरह अच्छे से रहेगी। जब एक दूसरा टूथ इन्वॉल्व नहीं होगा वो बिल्कुल आइसोलेटेड होगा। कॉटन रूल्स जो है वो आप वेस्टिबुलर साइड पे लगा लेते हैं और अगर आपके पास मैंडिबुलर टीथ में काम आप करें तो आप उस पर लिंगुअल साइड पे भी लगाते हैं। रिट्रैक्शन कॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और हैमरेज को कंट्रोल करने के लिए दैट कॉर्ड कैन ऑल्सो बी सैचुरेटेड फर्स्ट विद द लिक्विड एस्ट्रिंजेंट मटीरियल। प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशंस में आपने वेज को देख लेना है, उसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स पे देख लेना है कि वेजिंग अच्छे से हुई है कि नहीं, और ओक्लूजल कॉन्टैक्ट्स को देख लेना है कि वो किस तरह से बन रहे हैं। टूथ प्रिपरेशन एंड रिस्टोरेशन में प्रिपेयरिंग कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन में कोई डिफेक्ट वगैरह है तो उसको आप रिमूव कर लें। उसके बाद रफ़ कर लें सरफेस को विद डायमंड स्टोन। उसके बाद उसके ऊपर एडेसिव लगाएं, टूथ प्रिपरेशन करें। कोई वॉइड आ रहा है उसको इमीडिएटली क्लियर कर लें, अगर ज़्यादा कॉम्पोजिट डाल के भी वो हो जाता है तो। वॉइड एरिया जो है वो ऑक्सीजन इनिबिटेड सरफेस होती है तो उसमें एडिशन आप कर सकते हैं अगर कोई स्पेस या वॉइड या कुछ इस तरह का आ गया तो।
द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द कॉमन प्रॉब्लम्स। उसमें कॉमन प्रॉब्लम में पहली पुअर आइसोलेशन है कि अगर आपने रबर डैम अच्छे से नहीं लगाया, ठीक है, या कॉटन रूल आपकी अच्छे से नहीं हुई या टेक्निक अच्छे से नहीं लगी, ठीक है, तो आप बेटर टेक्निक यूज़ करें, अच्छी आइसोलेशन के लिए मैट्रिक्स यूज़ करें। उसके अलावा आप रिस्टोरेटिव मटेरियल को कंपोजिट के अलावा जो है वो यूज़ करें जिसमें बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग में आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। वाइट लाइन और हेलोजन में वाइट लाइन्स अगर आ रहे हैं, माइक्रो फ्रैक्चर है, इसका वजह है कि ट्रॉमा हुआ है, कोई फिनिशिंग टेक्निक अच्छे से नहीं हुई, कोई ईचिंग अच्छे से नहीं हुई, या हाई इंटेंसिटी लाइट करेंगे आपने यूज़ की है, तो उसमें आप री ईचिंग करें, बॉन्डिंग अच्छे से करें, डिफेक्ट को रिमूव करें और इसको रीस्टोर करें, एट्रोमेटिक फिनिशिंग करें, सॉफ्ट स्टार्ट लें और लीविंग एज मॉनिटरिंग फॉर लीकेज। वर्ड्स अगर आ रहे हैं इसका मतलब आपने सेल्फ क्योर को मिक्स अच्छे से नहीं किया, स्पेसेस रहने दी हैं, आपकी कॉम्पोजिट जो है टैकी है, फुली ड्राई नहीं हुई, ठीक है, तो उसमें आप क्या करें कि केयरफुल टेक्निक यूज़ करें, मार्जिनल वर्ड्स को रिपेयर करें। अगर वीक हो प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसमें क्या कि बैंड अच्छे से प्लेस नहीं हुआ, और उसके अलावा प्री ऑपरेटिवली वेजिंग अच्छे से नहीं हुई, मैट्रिक्स बैंड मूवमेंट है, सर्कमफ्रेंशियल मैट्रिक्स जो है वो उसकी वजह से टैकी कॉम्पोजिट है, और मैट्रिक्स बैंड थिक है, तो उसके लिए आप बैंड को अच्छे से ठीक करें, मैट्रिक्स को एडजेसेंट टूथ के साथ भी प्लेस करें, और डिज़ाइन करें प्रॉपरली, ट्रायंगुलर लाइट क्योरिंग करें, यूजिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है। इनएक्यूरेट शेड में हमारे पास ऑपरेटर लाइटनिंग अच्छी नहीं थी, या टूथ का कलर ड्राई था, या मैच नहीं था तब शेड सही तरह, या रॉन्ग शेड सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए आप ठीक करने के लिए नेचुरल लाइट को यूज़ करें। और उसके अलावा शेड को आइसोलेशन से पहले ही सेलेक्ट करें। उसके अलावा शाइन, नॉट शाइनिंग द ऑपरेटिंग लाइट डायरेक्टली अप्लाई, शाइन उसके ऊपर नहीं करके देखनी, थोड़ा सा फार अवे रखनी है। पुअर अटेंशन क्यों है? क्योंकि आपने प्रिपरेशन सही तरह नहीं की, कंटेमिनेशन थी, कोई बॉन्डिंग टेक्निक अच्छी नहीं थी, या बॉन्डिंग मटेरियल सही नहीं था। तो उसके अलावा प्रिपेयरिंग द टूथ विद द अपोजिटिंग बेवल्स और फ्लेयर्स, सो इसके लिए बेवल्स और फ्लेयर यूज़ करें। सेकेंडरी रिटेंशन एरिया यूज़ करें। कॉन्टोर, अब बाज़ का ओवर कॉन्टोर, कभी अंडर कॉन्टोर, कभी डिचेस आ गए, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास बी केयरफुल विद द यूज़ ऑफ रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स कि ज़्यादा काटना चाहिए सरफेस, प्रॉपर मैट्रिक्स हो, एम्ब्रेशर्स बनाएं, रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ ना करें। लाइनर्स एंड बेसिस अंडर कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, इसमें RGMIs एंड फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स आते हैं, ठीक है। पाल प्रोटेक्शन के लिए सीलेंट के तौर पर काम करते हैं जब आप रूट सरफेस को एंगेज करते हैं रिकरेंट करी से बचाने के लिए। 5 रूट सरफेस में आप रिटेंशन ग्रूव्स बनाते हैं, वेयर प्रॉब्लम में ओक्लूजल फोर्सेस जो हैं वो एंटिसिपेटेड होती हैं, मैंने ओक्लूजल कॉन्टेक्ट्स विल बी ऑन द रेस्टोरेशन, सारा कुछ फोर्स रेस्टोरेशन पे लग रही है तो उसमें वेयर आएंगे। गैप आता है जो इसका इतना कोई लॉन्ग टर्म क्लिनिकल इफेक्ट्स नहीं है, बट हमें गैप को भी जंक्शन के दौरान कॉम्पोजिट रूट को उसको भी काम करना चाहिए।